अब हम पढ़ने वाले हैं इरेक्शन के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ इरेक्शन। अगर सबसे पहले अगर बात करें एनाटॉमी की, तो पेनिस में 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है और एक स्पंजियोसम होता है अराउंड द यूरेथ्रा। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम ये पेनाइल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये जो है पेनिस के चारों तरफ ये जो थिक वाइट लेयर दिख रही है और बीच में सेप्टम बना रही है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ये क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। फिर उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर है ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। फिर नीचे हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये जो है ये स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा चारों तरफ से किससे सराउंडेड है? स्पंजियोसा से। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो है स्पंजियोसा, कॉर्पस स्पंजियोसा। तो ये पूरा जो रहता है इरेक्टाइल टिश्यू जो रहता है बनता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा से, जो 2 होते हैं, 1, 2, और कॉर्पोरा स्पंजियोसा से जो कि 1 होता है। बीच में ये है सेप्टम होता है और चारों तरफ इसके क्या होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा के? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। फिर अब हम जो ये देख सकते हैं, ये बीच में जो दिख रहा है ये ओपन सा, तो ये जो रहता है ये रहता है डॉर्सल वेन। ये है डॉर्सल वेन। और मोस्टली ये जो ये वेन इतना मोटा सा जो रहता है, ये जो रहता है डीप डॉर्सल वेन होता है। फिर अब आगे देखते हैं जो आर्टेरियल सप्लाई होती है। तो जो आर्टेरियल सप्लाई जो पेनिस को जाती है वो किससे जाती है? इंटरनल पुडेंडल आर्टरी से। तो इंटरनल पुडेंडल आर्टरी से आर्टेरियल सप्लाई जाती है। और इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की 3 ब्रांचेस निकलती हैं। सबसे पहले जो निकलेगी वो होती है बल्बो यूरेथ्रल ब्रांच। बल्बो यूरेथ्रल ब्रांच जो रहता है नीचे से ऐसे जा रही है और यूरेथ्रा को सप्लाई करती है और आगे फिर पूरा कोरोना पार्ट को सप्लाई करती है, कोरोनरी रीजन जो रहता है ग्लैंड्स का। और फिर इससे जो ब्रांचेस निकलती हैं वो सप्लाई करती हैं ग्लैंड्स को। तो इसमें हम देख सकते हैं इसका नाम क्या है? बल्बो यूरेथ्रल। तो यूरेथ्रा में यहाँ पे जो बल्बर पार्ट रहता है वहाँ उसको भी सप्लाई करती है। फिर जो दूसरी जो ब्रांच रहेगी वो रहेगी कैवर्नोसल आर्टरी। तो कैवर्नोसल आर्टरी जो है ये निकली कैवर्नोसल आर्टरी। और कैवर्नोसल आर्टरी से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, इसको बोलते हैं हेलिसाइन आर्टरीज। तो ये कौन सी आर्टरीज हो गई? हेलिसाइन आर्टरी, जो छोटी छोटी ब्रांचेस रही। और ये बड़ी वाली क्या रहेगी? कैवर्नोसल आर्टरी। फिर जो इंटरनल पुडेंडल आर्टरी रहती है 2 ब्रांचेस देने के बाद कंटिन्यू कर जाती है। तो जो मेन कंटिन्यू करती है मोटी सी जो रहती है वो होती है डॉर्सल आर्टरी। तो डॉर्सल आर्टरी रहती है। तो 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हो गई? पहली हो गई बल्बो यूरेथ्रल, दूसरी हो गई कैवर्नोसल और तीसरी हो गई डॉर्सल आर्टरी। और इन सबसे जो छोटी छोटी ब्रांचेस रहती हैं उनको बोलते हैं हेलिसाइन आर्टरीज। और थोड़ी बहुत जो आर्टरीज रहती हैं जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, जो डॉर्सल आर्टरी से कैवर्नोसल आर्टरी को कनेक्ट कर रही है उसको क्या बोलेंगे? सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज। फिर अब बात करें वेन्स का, तो वेन्स की भी सप्लाई ऐसी ही होती है। वेन का जो ओरिजिन होगा वो कहाँ से होगा? इंटरनल पुडेंडल वेन। इंटरनल पुडेंडल वेन से ही होता है। अच्छा, वेन्स की जो सप्लाई होती है वो उसका फ्लो किधर से होगा? इधर से। बट हम इधर से आसानी के लिए देख रहे हैं। तो यूजुअली इंटरनल पुडेंडल से जो 3 ब्रांचेस कौन कौन सी होगी? कैवर्नस होगी और बल्बर होगी और डीप डॉर्सल होगी। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब हम बात करें तो जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड से सबसे पहले छोटी छोटी ब्रांचेस जो रहती वो आर्टरीज की निकल रही थी। तो ऐसे यहाँ पे कोरोना के पास छोटी छोटी जो रहते हैं प्लेक्सेस होती हैं, उसको बोलते हैं रिट्रोकोनल प्लेक्सेस। रिट्रोकोनल प्लेक्सेस और सब ट्यूनिकल प्लेक्सेस जो रहती हैं आपस में किसमें ओपन होती हैं? डीप डॉर्सल वेन में। तो किसमें होंगी? डीप डॉर्सल वेन में ओपन होती हैं। और डीप डॉर्सल वेन में और क्या ओपन होगी? और सर्कमफ्लेक्स
सर्कमफ्लेक्स वाली जो ब्रांच है वो भी डीप डॉर्सल वेन में जा रही है। तो रेट्रोक्रोनल और सब ट्यूनिकल और सर्कमफ्लेक्स सब किस में जाएंगे, डीप डॉर्सल वेन में जाएगी। फिर एक जो बल्बो यूरेथ्रल ब्रांच होती है वो भी डीप डॉर्सल वेन में जाएगी। और डीप डॉर्सल वेन जो रहती है फाइनली किस में जाती है, पेरी प्रोस्टेटिक प्लेक्सेस, पेरी प्रोस्टेटिक प्लेक्सेस के थ्रू ड्रेन कर जाता है। और फिर ये फाइनली किस में ओपन होता है, इंटरनल पुडेंडल वेन। तो आर्टरी की जस्ट अपोजिट होती है। अब बात करें क्रॉस सेक्शन की, तो क्रॉस सेक्शन में अगर हम पेनाइन की बात करें, सबसे बाहर क्या होगा, स्किन। स्किन के बाद क्या रहता है, स्किन के बाद जो रहता है वो रहता है सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया को कॉलीज फेशिया बोलते हैं। तो इसमें कौन सी वेन रहेगी, सुपरफिशियल डॉर्सल वेन। तो ये सुपरफिशियल डॉर्सल वेन रही। अब उस सुपरफिशियल डॉर्सल वेन के नीचे क्या कौन सी फेशिया रहेगी, उसके नीचे जस्ट रहेगी डीप फेशिया। डीप फेशिया को क्या बोलते हैं, बक्स फेशिया। तो डीप पेनाइल फेशिया जो हो गया बक्स फेशिया, और उस फेशिया के नीचे क्या होगा, डीप डॉर्सल वेन। तो सबसे पहले क्या रहा, स्किन, स्किन के बाहर सुपरफिशियल पेनाइल फेशिया, इसको कॉलिस फेशिया भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये है कॉलिस फेशिया। फिर उसके बाद वेन आ गई, वेन ये रही सुपरफिशियल डॉर्सल वेन। फिर उसके बाद जो रहती है फिर एक और फेशिया आएगी, ये जो है डीप पेनाइल फेशिया और बक्स फेशिया होती है। और बक्स फेशिया के नीचे मोटी सी जो बीच में जो यहाँ पे वेन दिखाए थे, वो जो वेन है ये रहेगी डॉर्सल वेन। और डॉर्सल वेन के साथ क्या होगी, डॉर्सल आर्टरी और डॉर्सल नर्व ये रहती है। फिर उसके बगल में ये छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती हैं वो सब निकलती है, वो कैवर्नोसल वेन होती हैं, यहाँ से ऐसे जाती हैं। तो ये हो गया पूरा सिस्टम सप्लाई का। तो अब देख लेते हैं। तो पेनिस में 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है और एक कॉर्पोरा स्पंजियोसा जो कि यूरेथ्रा के चारों तरफ होता है। फिर ट्यूनिका एल्विजिनिया की बात कर रहे थे। तो ट्यूनिका एल्विजिनिया क्या होता है, फाइब्रो इलास्टिक लेयर होता है जिसमें 2 लेयर होती है, एक लेयर और 2 लेयर। तो जो बाहर की जो लेयर होती है वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल। तो बाहर लॉन्गिट्यूडनल ऐसे एल, तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया। और अंदर कैसी होगी, अंदर जो रहती है ट्यूनिका एल्विजिना जो रहती है अंदर कैसी रहती है, अंदर सर्कुलर होती है। तो ये अंदर सर्कुलर, बाहर लॉन्गिट्यूडनल और अंदर सर्कुलर होगी। तो इसका काम क्या होता है ट्यूनिका एल्विजिना, जो एक हम आगे पढ़ेंगे इरेक्शन के फेज में, वो होता है वीनो ऑक्लूजन। वीनो ऑक्लूजन करता क्या है अभी हम आगे देखेंगे। जैसे ये रही ट्यूनिका लेयर, ये ट्यूनिका लेयर। तो जो ट्यूनिका लेयर है तो यहाँ पे जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं इनको कंप्रेस करती है। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये ट्यूनिका की वजह से होता है। फिर कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा की बात करें तो उसमें क्या रहता है, स्मूथ मसल्स होते हैं। तो जो ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा हम देख रहे हैं इसमें ये काफी सारे जो ये दिख रहे हैं ये क्या है, स्मूथ मसल्स जो कि साइनोसॉइड्स की तरह दिख रहे हैं। तो यूजुअली इन्हीं के ब्लड फिलिंग से या ब्लड जो रहता है आउट हो जाता है उसी के बेसिस पे इरेक्शन होता है। तो अब बात कर लिए ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई मेनली किससे हो रहा है, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। इंटरनल पुडेंडल आर्टरी जो रहती है कैवर्नोसल डीप पेनाइल आर्टरी देती है, और फिर फाइनली एलिसिन आर्टरीज और बल्बोयूरेथ्रल और डॉर्सल आर्टरीज। और वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वीनस ड्रेनेज इमिसरी वेन जो कि डीप डॉर्सल वेन में खुल रही है, डीप डॉर्सल वेन प्रोस्टेटिक प्लेक्सस में, और प्रोस्टेटिक वेन इंटरनल पुडेंडल वेन में। तो अब जो है अगला बात कर रहे हैं नर्व जो कंट्रोल है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जो सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए, उसको डिनोट कर रहा है। तो सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए मेन क्या चीज जरूरत होती है, 4 चीजें जरूरत होती हैं जो हमारे सेंसेस हैं। पहला देख करके, दैट इज विजुअल। दूसरा होता है सुन करके, दैट इज ऑल्फैक्टरी। तीसरा होता है इमेजिन करके, इमेजिनेटिव। और चौथा होता है छू करके, दैट इज टैक्टाइल। तो हम इस 4 तरीकों से सेक्सुअल स्टिमुलेशन ले सकते हैं। अब ये सेक्सुअल स्टिमुलेशन जब लेंगे तो ये जाएगा ब्रेन में, और ब्रेन में क्या रिलीज होंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो जो सबसे पहला न्यूरो ट्रांसमीटर हम देख रहे हैं वो है मेलानोकॉर्टिन। अब जो मेलानोकॉर्टिन रिलीज हुआ, मेलानोकॉर्टिन जो रिलीज हुआ ये क्या होता है, ये एक तरीके का पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन है तो ये करता क्या है, ये बेसिकली सेक्सुअल अराउजल करता है। तो उत्तेजना जिसको बोलते हैं अराउजल, तो वो किसकी वजह से होता है, मेलानोकॉर्टिन की वजह से। फिर अब जो दूसरा हम देख रहे हैं, दूसरा है डोपामीन। जो डोपामीन बेसिकली है, इसका जो काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा मोटिवेशन। तो जो सेक्सुअल मोटिवेशन होता है
है वो किससे मिलता है, डोपामिन से, और साथ में अराउजल को असिस्ट करता है, ये भी थोड़ा बहुत अराउजल करता है, मेनली ये मोटिवेशन का काम होता है और अराउजल भी करता है। फिर जो अगला अब हम देख रहे हैं वो क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो रहता है इसका काम रहता है सेक्सुअल प्लेजर। सेक्सुअल प्लेजर का काम जो रहता है वो किससे होता है, ऑक्सीटोसिन। और दूसरा काम क्या रहता है, बॉन्डिंग। तो इसलिए इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। तो सेक्सुअल प्लेजर और बॉन्डिंग किससे होगा, ऑक्सीटोसिन से। और फाइनली जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इरेक्शन के लिए। तो इरेक्शन के लिए क्या रहता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इतना चीज जो रहता है ये ब्रेन में ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए। अब जो ब्रेन होगा वो पेल्विक स्ट्रक्चर से कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट कैसे करेगा, इस न्यूरोट्रांसमिशन के थ्रू। फिर जो न्यूरो ट्रांसमिशन कैसे होगा, बेसिकली दो तरह के पाथवे होंगे पेल्विक प्लेक्सिस में जो जा रहे होंगे। पहला होगा सिंपैथेटिक और दूसरा होगा पैरा सिंपैथेटिक। तो अब इसके थ्रू कम्युनिकेट किया सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक। तो अगर हम बात करें सिंपैथेटिक की, तो सिंपैथेटिक का आउटफ्लो क्या होता है, थोरैको लंबर, तो T11 से L2 तक। और पैरा सिंपैथेटिक जो सप्लाई होता है पेल्विक प्लेक्सिस को वो क्या होता है, S2 S3 और S4। तो इन ये जो है नर्व प्लेक्सिस जो रहती हैं जाएंगे पेल्विक प्लेक्सिस पे, और ये रहेगा सिंपैथेटिक और ये है पैरा सिंपैथेटिक और ये है सिंपैथेटिक। तो अब ये सारे इंफॉर्मेशन जब यहाँ पे आता है तो स्पाइनल कॉर्ड जो क्या करेगा, उसका मेन काम रहता है इंटीग्रेशन। तो जितने भी इंफॉर्मेशन जो मिली उसको इंटीग्रेट करेगा और उसको ट्रांसमिट करेगा। एक सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और सोमैटिक रिस्पांस किससे आएगा, पुडेंडल नर्व से। पुडेंडल नर्व से, तो पुडेंडल नर्व भी प्लेक्सिस में जाएगा और सोमैटिक स्टिमुलेशन लेके जाता है। तो फिर फाइनली जो रहता है सोमेटोसेंसरी, जब इन्फॉर्मेशन जेनाइटल एरिया से पुडेंडल नर्व के थ्रू पेल्विक प्लेक्सिस पे जाते हैं तो तीन तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो पेल्विक प्लेक्सिस पे गई, एक ब्लू, एक रेड और एक पिंक देख रहे हैं। ब्लू वाला सिंपैथेटिक, ये पैरासिम्पैथेटिक और पुडेंडल। इन सबको जो कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का काम होता है वो स्पाइनल कॉर्ड का होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड कैसे करेगा, स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है ऊपर से, स्पाइनल कॉर्ड में जो हम बात कर रहे थे T11 से L2, तो T11 से जो L2 इन्फॉर्मेशन है वो कैसे जाएगी, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। तो जो सिंपैथेटिक सिग्नल्स जो कैरी होंगे T11 से L2 तक वो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व से होंगे। और तो जो T11 से L2 हो गया, नर्व का नाम हो गया हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। अब S2 S3 जो रहता है, S2 S3 जो रहता है उसको पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल कैरी कर रहा है, तो इसको बोलते हैं पेल्विक नर्व। और पुडेंडल नर्व से क्या हो रहा है, सोमैटिक सेंसरी। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है फिर यहाँ से कैसे निकलेंगी, मिक्स नर्व के फॉर्म में। और ये नर्व कौन सी है, कैवर्नस नर्व। तो कैवर्नोसल जो नर्व रहती है वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी पेनाइल टिश्यू में। अब जो कैवर्नोसल नर्व है वो रिलीज करेगी न्यूरोट्रांसमीटर, कौन से रिलीज करेगी, पर्टिकुलरली नाइट्रिक ऑक्साइड और एसिटाइल कोलिन। तो नाइट्रिक ऑक्साइड और एसिटाइल कोलिन, तो इसलिए बोलते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसके दो फॉर्म होते हैं, एक नर्व के थ्रू निकलता है, तो जो नर्व के थ्रू निकलता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो सिंथेज होता है एन नॉस, और जो एपिथेलियम के थ्रू निकलता है पेनिस में तो उसको बोलते हैं ई नॉस। तो ये दो फॉर्म होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के। तो ये बेसिकली इस तरीके से सेक्सुअल स्टिमुलेशन हुआ। अब जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन के बाद क्या होगा, सेक्सुअल स्टिमुलेशन के बाद अब पेनाइल इरेक्शन होगा। पेनाइल इरेक्शन होगा कैसे, सबसे पहले एल आर्जिनिन। तो जो एल आर्जिनिन है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन हुआ, एल आर्जिनिन जो रहता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल आर्जिनिन से बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो रहता है वो क्या रहता है, पहला जो रहता है ट्रांसमीटर रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है, ई नॉस, और जो ऊपर नाव से बनता है उसको क्या बोलते हैं, एन नॉस। तो अब एल आर्जिनिन से क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। और एल आर्जिनिन से जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल सिट्रुलिन। तो सिट्रुलिन क्या रहता है, एक बाय प्रोडक्ट रहता है। और एल आर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड जब बनता है तो उसको दो को फैक्टर्स की जरूरत होती है। पहला होता है BH4। BH4 क्या होता है, टेट्रा हाइड्रो बायोप्टेरिन। तो BH4 क्या होता है, इसमें 4 हाइड्रोजन है ना, तो टेट्रा हाइड्रो, H4 से टेट्रा हाइड्रो हो गया, अब B से बायोप्टेरिन। तो ये क्या रहता है, को फैक्टर।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए बनाने के लिए एज अ को फैक्टर काम करता है। ऐसे ही ये डोपामीन, सेरोटोनिन, इन सब चीजों के लिए भी यूज होता है। तो दूसरा जो को फैक्टर होता है वो होता है NADPH। तो ये जो दो फैक्टर हैं ए और बी, तो ए क्या है NADPH और BH4। तो ये दोनों जो को फैक्टर होंगे ये L आर्जिनिन को नाइट्रिक ऑक्साइड में बढ़ा देंगे। अब जब नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जो रहेगा दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर जो रहता है उसके लेवल को बढ़ा देता है, और वो कौन सा होता है, साइक्लिक GMP, जो दूसरा ट्रांसमीटर होता है साइक्लिक GMP। तो साइक्लिक GMP कैसे बढ़ेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, जो ग्वानाइल साइक्लेज एक एंजाइम होता है, ग्वानाइल साइक्लेज, उसकी एक्टिविटी बढ़ा देता है। अब जब ग्वानाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, GDP को साइक्लिक GMP में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो साइक्लिक GMP है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने कोई फॉस्फो डाइएस्टरेज यूज किया, क्योंकि जो साइक्लिक GMP होता है वो ब्रेक डाउन किससे होता है, फॉस्फो डाइएस्टरेज से। तो अगर हम फॉस्फो डाइएस्टरेज इनहिबिटर यूज करते हैं, बेसिकली सिल्डेनाफिल, तो वो क्या करता है, इस साइक्लिक GMP को प्रोटेक्ट करके रखता है, इसलिए हमें इरेक्शन मिलता है। तो अब क्या होगा, साइक्लिक GMP जो रहता है, ये साइक्लिक GMP जो रहता है प्रोटीन काइनेज, साइक्लिक GMP स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज जो रहते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। अब ये जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये करते क्या है, जो इंट्रा सेलुलर कैल्शियम है, सेल के अंदर जो कैल्शियम होता है उसको कम कर देते हैं। अब सेल के अंदर जब कैल्शियम कम हो जाएगा तो उसकी वजह से जो पेनाइल की स्मूथ मसल्स होंगी वो रिलैक्स कर जाती हैं। अब पेनाइल की स्मूथ मसल्स रिलैक्स कर गई तो वहां पे स्पेस बन गया, जगह बन गया, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से इरेक्शन होता है। तो अब इस पूरे पाथवे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन। सेक्सुअल स्टिमुलेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो हम लोग सिल्डेनाफिल, टैडालाफिल यूज करते हैं, अगर सेक्सुअल स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है तो वो काम नहीं करते हैं। फिर अब अगला बात करें तो अब यहाँ पे जो रहता है पेनाइल स्मूथ मसल्स हो गई, तो अब अंदर के देखते हैं कि होता क्या है, कि ये पेनिस जो है फ्लैसिड है। अब इस फ्लैसिड स्टेट में हम देख सकते हैं कि जो कॉर्पोरा है वो किस तरीके से अरेंज है। ये कॉर्पोरा है, ये ट्यूनिका जो है इसको कवर कर रखी है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा को। और फिर हम देखते हैं इसमें जो है ऊपर डॉर्सल वेन है, और डॉर्सल वेन से कौन सी वेन जा रही है, इमिसरी वेन। तो हम जो देख रहे हैं ये इमिसरी वेन है, और इमिसरी वेन से फिर ये जो रहती है, ये छोटी छोटी वेन्स होती हैं, इसको बोलते हैं ट्यूनिका के जस्ट नीचे है तो सब ट्यूनिकल वीनस प्लेक्सस। तो इसमें जो हम देख सकते हैं कि ये दोनों डॉर्सल जो प्लेयर्स हैं कॉर्पोरा, वो मेनली इरेक्टाइल टिश्यू की तरह जो होते हैं वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है। यहाँ पे स्पंजियोसा जो है उसका कोई काम नहीं है। स्पंजियोसा क्या कर रहा है, स्पंजियोसा जो है यूरेथ्रा को कवर किए हुआ है। तो अब बात करें जो ट्यूनिका एल्विजिनिया है, उसका भी इरेक्टाइल फंक्शन में काम है, क्योंकि वो कॉर्पोरा को कवर किया है। तो जब ये जो स्मूथ मसल्स हैं, इसके अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं, ये जो कैल्शियम है, हमने पढ़ा कि कैल्शियम जो है कम होता है तो क्या होता है, पेनाइल स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन होता है। तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं इनिशियली जब खाली रहती हैं तो ये जो सब ट्यूनिकल वेन्स होंगी वो खुली रहेंगी तो सारा ब्लड यहाँ से फिर इमिसरी वेन से होता हुआ डीप डॉर्सल वेन से बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। अब होगा क्या कि अब यहाँ पे कैल्शियम जो है गया और उसने जो है रिलैक्स करा दिया। अब रिलैक्स करा दिया तो ओपन हो गई, तो ओपन होने से क्या होगा, सारा का सारा ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। ये रिलैक्स्ड स्मूथ मसल है, सारा ब्लड आ जाएगा और ये ब्लड से भरा हुआ है। तो जब ये भरा रहेगा तो ये क्या होगा, अगेंस्ट द ट्यूनिका जो ये वेन है इसको कंप्रेस होगा। तो जो सब ट्यूनिकल वेन होंगी वो कंप्रेस हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे जो ये ट्यूनिकल लेयर होगी वो किसको कंप्रेस करेगी, वो इमिसरी वेन को भी कंप्रेस करेगी। तो दो कंप्रेशन हो गए। ये जो स्मूथ मसल्स का जो रिलैक्सेशन है, स्मूथ मसल जो है जब एक्सपेंड कर रही है, रिलैक्स कर रही है, ब्लड फील हो रहा है, तो वो पहला ट्यूनिका को कंप्रेस कर रही है अगेंस्ट ट्यूनिकल वीनस प्लेक्सस को कंप्रेस कर रही है अगेंस्ट ट्यूनिका। तो ये जो ट्यूनिका लेयर है, इधर से ट्यूनिका है और इधर से स्मूथ मसल तो कंप्रेस हो रहा है। और दूसरा कंप्रेशन कहाँ हो रहा है, दूसरा कंप्रेशन ये हो रहा है, उसमें इमिसरी वेन जो है वो कंप्रेस हो रही है बाय ट्यूनिका। तो इस तरीके से अब होगा क्या कि इसमें जो ब्लड है वो उसी ब्लड जो है वहीं कलेक्ट रह जाएगा। अब वहीं कलेक्टेड रह जाएगा तो इरेक्शन हो जाता है। अब आप बात करें कि
यहाँ पे हमने जो देखा है क्या हो रहा है, वीनस ऑक्लूजन, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सब ट्यूनिकल वीनस जो प्लेक्सस कंप्रेस हो रहा है वो उसकी वजह से वीनस आउटफ्लो कम हो गया, और इसकी वजह से क्या होगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो रहता है रिजिड रहता है, तो इसमें क्या होता है, ब्लड की ट्रैपिंग हो जाती है, और इसमें जो इंट्रा कैवर्नोसल प्रेशर होता है, इंट्रा कैवर्नोसल प्रेशर वो बढ़ने लगता है, और पेनिस जो रहता है रिजिड हो जाता है। तो अगर हम बात करें इसमें पैथोलॉजी कैसे होती है, विनोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो उसमें क्या रहता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। पहला कि जो स्मूथ मसल्स हैं उसमें प्रोग्राम सेल डेथ हो जाए या एपोप्टोसिस हो जाए, तो होगा क्या कि इससे जो टिश्यू की जो एबिलिटी है टू रिलैक्स और एक्सपेंशन की वो कम हो जाएगा, और मस्कुलर जब कंप्लायंस कम हो जाएगा तो जो साइनोसॉइड्स हैं वो अच्छे से बड़े नहीं हो पाएंगे। अब ये साइनोसॉइड जो है एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, तो जब एक्सपेंड नहीं हो पाएगा तो वीनो ऑक्लूजन नहीं हो पाएगा, पहला। तो ये क्या होगा, पहला होता है। फिर दूसरा क्या होता है, ट्यूनिका डीजनरेशन। ट्यूनिका डीजनरेशन में क्या हो रहा है कि इसमें ट्यूनिका लेयर में फाइब्रोसिस हो जा रहा है या स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो इसके वजह से ट्यूनिका का काम क्या है, वो प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, और वो प्रेशर किसे जरूरी है, वीनो ऑक्लूजन के लिए। यहाँ पे दो कंप्रेशन हो रहा है, एक ट्यूनिका सब ट्यूनिकल वीनस प्लेक्सस और दूसरा इमिसरी वेन, तो इसकी वजह से क्या होगा, सब ट्यूनिकल जो वेन्स है कंप्रेस हो रही है वो अच्छे से नहीं हो पाएंगी। फिर तीसरा क्या होगा, तीसरा जो पैथोलॉजी होता है डिक्रीज साइनोसाइड कंप्लायंस। तो डिक्रीज साइनोसाइड कंप्लायंस में क्या होगा कि जो कैवर्नोसल साइनोसाइड्स हैं उनका जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। अभी एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा ब्लड फिल नहीं कर पाएंगे, अब ज्यादा ब्लड फिल नहीं कर पाएंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, और वो इमिसरी वेन को कंप्रेस नहीं कर पाएगा। इमिसरी वेन यहाँ पे है तो ये इसके एक्सपेंशन से कंप्रेस हो रहा है, तो इमिसरी वेन जो है कंप्रेस नहीं हो पाएगा, और दूसरा सब ट्यूनिकल वेन्स को भी कंप्रेस नहीं कर पाएगी। और जो चौथा मैकेनिज्म होता है इनसफिशिएंट कंप्रेशन ऑफ सब ट्यूनिकल वेन्स, तो ये जो रहता है रिलेटेड होता है, अगर साइनोसाइडल एक्सपेंशन नहीं हो रहा है तो सब ट्यूनिकल वीनस प्लेक्सस जो रहती हैं कंप्रेस अच्छे से नहीं होता है। तो होगा क्या, जब ये कंप्रेस नहीं होगी तो यहाँ से ब्लड ड्रेन करता रहेगा, परसिस्टेंट वीनस ड्रेनेज होता रहेगा, तो जो हमें इंट्रा कैवर्नोसल प्रेशर रिक्वायर्ड है वो नहीं हो पाता है, और रिजिडिटी नहीं हो पाती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्मूथ मसल्स के लिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हमने देख लिया था उसका न्यूरल कंट्रोल को बात करें, तो न्यूरल कंट्रोल किस किस से होता है, सबसे पहला पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा होता है सिंपैथेटिक, और तीसरा होता है सोमैटिक। अब पैरासिम्पैथेटिक में जो नर्व है वो कौन सी नर्व है, पेल्विक नर्व, और उस जो रहता है वो कैवर्नोसा से जा रही है, कैवर्नोसल नर्व, और वो क्या करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराती है और इरेक्शन कॉज कराती है। फिर अब सिंपैथेटिक की बात करें तो सिंपैथेटिक जो कंट्रोल है वो कैसे हो रहा है, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के थ्रू। और सिंपैथेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, तो एक्चुअली में अगर आप देखें तो क्या होता है, अगर आपको सेक्स करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको रिलैक्स होना चाहिए, और रिलैक्स होना चाहिए तो जो भी काम हम रिलैक्स और ये सब करते हैं तो वो पैरासिम्पैथेटिक में होता है। तो इरेक्शन का काम किसका होगा, पैरासिम्पैथेटिक का। अब जब भी हमें सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है तो कब फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स होता है, तो जल्दी से इजैकुलेट हो जाए और पेनिस जो रहता है डीट्यूमिसेंस हो जाए, ये काम किसका होगा, फिर वो होगा सिंपैथेटिक का, कि इजैकुलेशन और डीट्यूमिसेंस का। अब जैसे आप बाई चांस जैसे पेनिस इरेक्ट है तो आपने सांप देख लिया तो क्या होगा, सांप देख लिया तो ऐसे में क्या होगा, तुरंत इरेक्शन जो है खत्म हो जाएगा क्योंकि आपको वहां से भागना है, तो ये क्या होगा, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन है। तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से क्या होता है, डीट्यूमिसेंस और इजैकुलेशन। और सोमैटिक कंट्रोल से क्या होता है, सोमैटिक कंट्रोल से जो मसल होती है बल्बो स्पंजियोसस मसल और इस्चियो कैवर्नोसस मसल, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि जो स्पर्म निकलता है तो काफी दूर जाके गिरता है, तो जो दूर गिरता है जाके वो किसकी वजह से गिरता है, बल्बो स्पंजियोसस या इस्चियो कैवर्नोसस मसल। तो जो बल्बो स्पंजियोसस मसल होती है काफी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो दूर जाके गिरता है। और दूसरा जो रहता है रिजिड इरेक्शन जो प्रोवाइड होता है तो इन्हीं दोनों के मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, बल्बो स्पंजियोसस और इस्चियो कैवर्नोसस। और सोमैटिक का काम क्या होता है, सेंसरी, जो अभी हम डिस्कस किए थे कि सेंसरी जो स्टिमुलेशन होता है उसको ले जाता है, तो इसका सेंसरी और मोटर दोनों रिस्पॉन्स होता है। पुडेंडल नर्व जो रहता है इसका रूट वैल्यू S2 S3 S4। तो अगर हम बात करें जो टैक्टाइल स्टिमुलेशन होता है वो किसके थ्रू जाएगा, S2 S3 S4। अगर हम विजुअल या थॉट स्टिमुलेशन की बात करें तो ये किस तरह का स्टिमुलेशन होता है, ये एक साइकोजेनिक स्टिमुलेशन है।
इसको बोलते हैं साइकोजेनिक इरेक्शन। तो इसमें क्या होता है, कॉर्टिकल लिम्बिक एक्टिवेशन होता है और फिर उसके बाद नीचे जाके T11 से L2 तक एक्टिवेट होता है। फिर अगर स्पाइनल, कई बार क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड ऊपर कोई मतलब नहीं रहता है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम रहता है, तो स्पाइनल इरेक्शन सेंटर जो रहता है वहाँ से इरेक्ट होता है और वो बेसिकली किसके थ्रू जाता है, S2, S3, S4। ये क्या होता है, पैरा सिंपैथेटिक। तो 3 तरह के इरेक्शन कौन कौन से हो गए, पहला हो गया रिफ्लेक्सोजेनिक इरेक्शन। रिफ्लेक्सोजेनिक जो इरेक्शन होता है, किसी ने जैसे छुआ आपको, टैक्टाइल स्टिमुलेशन हुआ और इरेक्शन हो गया, तो ये बेसिकली किस वजह से होता है, S2, S3, S4 से। दूसरा होता है साइकोजेनिक, आप सोच रहे हैं या कुछ देख रहे हैं तो इसकी वजह से जो इरेक्शन होता है वो सिंपैथेटिक होता है, सिंपैथेटिक होता है। साइकोजेनिक इरेक्शन का जो होता है सिंपैथेटिक। यूजुअली हम क्या बोले थे, जो इरेक्शन का काम किसका होता है, पैरासिम्पैथेटिक। बट अगर हम साइकोजेनिक इरेक्शन कर रहे हैं तो बेसिकली सिंपैथेटिक। फिर अगर हम स्पाइनल इरेक्शन जो है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल होता है, जो नॉर्मली हम बात करें वो पैरासिम्पैथेटिक S2, S3, S4। फिर ब्रेन में 2 सेंटर होते हैं, एक होता है मीडियल प्रीऑप्टिक एरिया और एक होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो जो अगर हम ऑर्गेजम जब अचीव करने वाले रहते हैं तो वो कॉर्टिकल लिम्बिक जो एक्टिवेशन होता है, कॉर्टिकल लिम्बिक एसोसिएशन, वो इन 2 न्यूक्लियस की वजह से होता है। तो होता क्या है, जो मीडियल प्रीऑप्टिक एरिया होता है वो बेसिकली उस पर डोपामीन काम करता है, और डोपामीन काम करता है तो डोपामीन का जो मैंने काम बताया था, क्या बताया था, मीडियल प्रीऑप्टिक एरिया पे सेक्सुअल मेंटेनेंस और साथ में अराउजल कराता है। फिर जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है उस पर ऑक्सीटोसिन काम करता है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस पे ऑक्सीटोसिन काम करेगा तो इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है बॉन्डिंग का। तो इस तरीके से मीडियल प्रीऑप्टिक एरिया और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस का जब आपस में अच्छे से एसोसिएशन होता है तो ऑर्गेजम अचीव होता है। फिर अब हम बात करें कि इनको जो रहता है, अब ब्रेन में सब कुछ अगर एक्टिवेट होगा तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी, कोई भी चीज़ ऐसा तो नहीं होता है कि सब कुछ एक्टिविटी रहे, तो कोई चीज़ उसकी एक्टिविटी को कम करेगा। तो इनहिबिटरी इफेक्ट कौन सा होता है, ऑर्बिटो फ्रंटल या एंटीरियर सिंगुलेट गाइरस। ऑर्बिटो फ्रंटल या एंटीरियर सिंगुलेट गाइरस जो रहता है वो इनहिबिट करता है। अब हम बात करें मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन का, तो जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले सेक्सुअल स्टिमुलेशन हुआ, सेक्सुअल स्टिमुलेशन हुआ तो जो ये इरेक्शन होता है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के थ्रू होगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होगा और नर्व से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है 2 जगह से निकलेगी, नर्व से और एंडोथीलियम से। फिर जो नाइट्रिक ऑक्साइड होगा वो एक्टिवेट करेगा गोनालाइन साइक्लेज और वो साइक्लिक जीएमपी को बढ़ा देगा। साइक्लिक जीएमपी जो रहता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम को कम कर देता है और स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देता है। तो स्मूथ मसल के रिलैक्स होने से होता क्या है, स्मूथ मसल के रिलैक्स होने से हमने यहाँ पे देखा था कि ब्लड फ्लो बढ़ जा रहा था। तो जो ब्लड फ्लो बढ़ता है वो कितना बढ़ता है, ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम जो रहता है ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अब 5 to 6 टाइम जो है ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा आर्टरी का, तो सिर्फ ब्लड फ्लो बढ़ना इंपॉर्टेंट है, नहीं। दूसरा रहता है वीनस कंप्रेशन, तो उसमें जो वीनस चैनल्स होंगी वो कंप्रेस हो जाएंगी ट्यूनिका एल्बिजिनिया के अगेंस्ट में। तो हमने यहाँ पे देखा था जो वीनस चैनल है, स्मूथ मसल सबसे पहले क्या हुई, रिलैक्स हुई और इसमें ब्लड फ्लो बढ़ा, तो जो ब्लड फ्लो बढ़ता है वो 5 to 6 टाइम बढ़ गया। और इसमें जो ये ट्यूनिकल वेन्स होंगी, ट्यूनिका वेन्स ये सब कंप्रेस हो जाती हैं। तो ट्यूनिका वेन्स जो है कंप्रेस हो गई ये, और दूसरा ये मिसरी वेन्स ये भी कंप्रेस हो गई। तो ये जो रहती है स्मूथ मसल की वजह से ये कंप्रेस होगी और ये स्मूथ मसल और ट्यूनिका की वजह से ये कंप्रेस होगी। तो अब ये कंप्रेशन इसको क्या बोलते हैं, वीनो ऑक्लूसिव फेज। फिर अब इसमें क्या होगा, ब्लड फील होने लगा। फिर अब आगे जो बात करें, अब रिजिड फेज आता है। तो रिजिड फेज में क्या होता है, यहीं पे पुडेंडल नर्व का काम होता है। वो कैसे होता है, 2 मसल होती हैं, इस्चियो कैवर्नोसस और बल्बियो स्पॉन्जियोसस। ये जो 2 मसल होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन से हमें अचीव होगा रिजिड फेज। अब इन सब के बाद जब डिग्रेडेशन जो हमने पढ़ा था कि फ्लैसिड फेज कैसे होता है, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज की वजह से सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा, तो ये साइक्लिक जीएमपी जो रहता है, फॉस्फोडाइएस्टेरेज जो रहता है उसको साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है और फिर जो ये पूरा इफेक्ट है वो चला जाता है। तो अगर हम बात करें डी ट्यूमिसेंस की, तो डी ट्यूमिसेंस कैसे होगा, सबसे पहले फॉस्फोडाइएस्टेरेज 5 जो रहेगा साइक्लिक जीएमपी को डिग्रेड कर देगा और दूसरा क्या रिस्पॉन्स होता है, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज। तो इसकी मदद से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है मसल्स का, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो जो वीनो ऑक्लूसिव जो हमने अचीव किया था वो लॉस हो जाएगा और पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं
कि कौन कौन से होते हैं जो वैसो डायलेटर होते हैं और कौन कौन से वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होगा। तो हमने पढ़ा कि सिंपैथेटिक डिस्चार्ज जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उसमें सिंपैथेटिक क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन क्या होता है, सिंपैथेटिक। और क्या सिंपैथेटिक होता है, एंडोथिलीन और रो काइनेज एक्टिवेशन। तो ये जो तीन होते हैं वो क्या कराएंगे, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वैसो डायलेटर क्या होते हैं, वैसो डायलेटर जो रहते हैं वो बेसिकली 5 होते हैं। पहला होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हम पढ़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 4 और होते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड किस पे काम कर रहा था, साइक्लिक जीएमपी पे। तो साइक्लिक जीएमपी 2 हो गए। अब साइक्लिक जीएमपी की तरह एक और होता है जो जिसको बोलते हैं साइक्लिक एएमपी, और फिर वीआईपी और प्रोस्टाग्लैंडिन E1। तो हमने पढ़े एक नाइट्रिक ऑक्साइड, साइक्लिक जीएमपी, ये वैसोडाइलेटर होते हैं। और बाकी 3 और कौन से होते हैं, साइक्लिक एएमपी, वीआईपी और प्रोस्टाग्लैंडिन 1। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर में अगर हम बात करें तो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज किसके थ्रू, नॉरएपिनेफ्रिन। और क्या होता है, एंडोथिलीन और रो काइनेज। तो जो हम बात कर रहे थे इरेक्शन का, तो इरेक्शन में क्या हो रहा था, सब कुछ शुरुआत कहाँ से हो रहा है, फ्लैसिड। सब पेनिस जो रहती थी फ्लैसिड स्टेज में रहती थी, और फिर फाइनली क्या होता था, फिर से फ्लैसिड स्टेज में आ जाती थी। तो पहली स्टेज जो रहती है उसको क्या बोलेंगे, फेज फ्लैसिड। तो उसमें जो रहता है प्रेशर कितना रहता है, बहुत कम रहता है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर रहता है। तो 0 से 10 mmHg प्रेशर रहता है। और ये एक्चुअली कब रहता है, जब हम भाग रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जब हम सिंपैथेटिक डिस्चार्ज रहता है। तो फ्लैसिड फेज में क्या रहेगा, सिंपैथेटिक टोन डोमिनेंट रहेगा। फिर जो दूसरा रहता है वो रहता है फीलिंग। अब धीरे धीरे फीलिंग भरने लगा तो इसमें क्या होता है, इसमें 30 mmHg तक प्रेशर चला जाता है। फीलिंग फेज को ही लेटेंट फेज बोलते हैं, लेटेंट फेज बोलते हैं। तो इस फेज में फीलिंग कैसे स्टार्ट होगी, फीलिंग स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले स्मूथ मसल्स को रिलैक्स होना होता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आर्टीरियल इनफ्लो बढ़ेगा। और कितना बढ़ता है, 5 to 6 टाइम्स इंक्रीज होता है आर्टीरियल इनफ्लो। फिर उसके बाद अब क्या हुआ, सबसे पहले स्मूथ मसल जो है रिलैक्स हुई। अब क्या हुआ, जो वेन्स होंगी उनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। तो जो ट्यूनिकल कंप्रेशन ऑफ वेन्स होगा। अब ये जब वेन्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं तो ट्यूनिका से क्या होगा, ट्यूमिसेंस। तो ट्यूनिका से क्या अचीव करें हम लोग, ट्यूमिसेंस। तो ट्यूमिसेंस में क्या होता है, ट्यूनिका, हमें याद रखना है ट्यूमिसेंस ट्यूनिका से अचीव कर रहे हैं क्योंकि वेन्स को कंप्रेस कर रहे हैं। और प्रेशर कितना चला जाता है, 100 mmHg तक चला जाता है। फिर फाइनली अब जो रहता है रिजिड इरेक्शन। अब रिजिड इरेक्शन किससे होगा, रिजिड इरेक्शन हम मसल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो इतना तेज कॉन्ट्रैक्ट करती है कि प्रेशर ऑलमोस्ट 200 से ऊपर चला जाता है और फुल रिजिडिटी अचीव हो जाती है। फिर फाइनली क्या होगा, लास्ट में डीट्यूमिसेंस हो जाएगा। और डीट्यूमिसेंस जब होगा तो सब कुछ वापस बेस लाइन पे रिटर्न कर जाता है। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5। फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 जो रहता है साइक्लिक जीएमपी को कम कर देता है। और दूसरा क्या चाहिए होता है, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज की वजह से कम हो जाता है। तो अगर हम मॉड्यूलेशन की बात करें तो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक हार्मोनल और दूसरा न्यूरोकेमिकल। तो सबसे पहले अगर हार्मोनल की बात करें तो हार्मोनल में क्या रहता है, टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, लिबिडो मेंटेन करता है। और जो हम लोग एन नॉस और ई नॉस 2 टाइप के नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज थे, उनका एक्सप्रेशन टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। फिर जो ट्रेबेकुलर स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, उनको भी मेंटेन करता है। और ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 को भी बढ़ाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को भी बढ़ाता है। तो ये 2 धारी तलवार की तरह होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को भी बढ़ा रहा है, उसको शुरू भी कर रहा है, और फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 को भी बढ़ा रहा है, उसको खत्म भी कर रहा है। तो ये पूरा जो काम है ये टेस्टोस्टेरोन का है। लिबिडो भी कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बना रहा है, स्मूथ मसल्स को भी बना रहा है। तो फिर अब प्रोलैक्टिन की बात करें तो प्रोलैक्टिन कैसे कंट्रोल करता है, अगर प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जीएनआरएच कम हो जाता है। अब जीएनआरएच कम हो गया तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, और टेस्टोस्टेरोन जो है ऊपर इतना सारा फंक्शन कंट्रोल कर रहा था वो भी कम हो जाएगा। फिर अगला अगर हम बात करें तो क्या होता है, डोपामीन। डोपामीन जो रहता है वो क्या करता है, हमने जो डोपामीन जो रहता है बेसिकली सेंट्रल जो रहता है प्रो सेक्सुअल न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। और जो रीजन होता है वो एमपीओ होता है। तो डोपामिन के बाद अब अगला बात करें क्या है, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन क्या करता है, वो इरेक्शन को इनहिबिट करता है और इजैकुलेशन को भी। इसलिए हम लोग जो रहता है एसएसआरआई लंबे समय तक देते हैं तो ईडी के रिस्क रहता है। फिर अब ऑक्सीटोसिन की बात करें, ऑक्सीटोसिन क्या रहता है, इरेक्शन और इजैकुलेशन कराता है। और कौन सा न्यूक्लियस हमने पढ़ा था, पीवीएन एक्टिवेशन, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और पीवीएन एक्टिवेशन। फिर अब बात करते हैं नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमिसेंस।
तो नॉक्टर्नल पेनाइन ट्यूमिसेंस का मतलब होता है जो रात को इरेक्शन होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि रात को 3 से 5 बार जो रहता है, जब हम लोग सोए रहते हैं और रेम स्लीप में होते हैं तो इरेक्शन होता है। और ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि जो इससे होता क्या है कि पेनिस का ऑक्सीजनेशन होता है। तो पेनिस की टिश्यू को ऑक्सीजनेशन होता है, और ऑक्सीजनेशन होगा तो फाइब्रोसिस नहीं हो पाएगा। और जो भी इरेक्शन होता है वो किस वजह से होता है, पैरा सिंपैथेटिक की वजह से। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट में नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमिसेंस नहीं है तो उसको जो बीमारी होगी वो ऑर्गेनिक ईडी होगा। और इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रीजी स्कैन नाम का डिवाइस होता है, उससे मेजर करते हैं। और ये बेसिकली क्या मेजर करता है, टिप की रिजिडिटी मेजर करता है। और अगर टिप की रिजिडिटी मोर देन 60% आती है तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल इरेक्टाइल रिस्पॉन्स है। फिर अगर हम अगला बात करें तो क्या होता है, अगला जो रहता है इजैकुलेशन एंड ऑर्गेज्म। तो इजैकुलेशन जो रहता है उसमें 2 फेज होते हैं। पहला होता है इमिशन। जो इमिशन होता है वो किससे कंट्रोल होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम से। और सिंपैथेटिक सिस्टम की सप्लाई क्या होती है, थोरैकोलंबर। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जब स्टिमुलेशन होता है तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट को। तो इसके कॉन्ट्रैक्शंस जो रहते हैं उससे क्या होगा, जो स्पर्म होगा वो आगे बढ़ेगा। फिर दूसरा रहता है जो इंटरनल स्फिंक्टर रहता है उसको क्लोज कर देता है। अब उसको क्लोज कर देगा तो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन नहीं होगा। फिर पहला हो गया इमिशन। तो इमिशन में क्या हुआ कि हमने जो स्पर्म है उसको कहाँ तक पहुंचा दिया, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा तक। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा तक पहुंचाने के बाद अब उसको यूरेथ्रा से बाहर निकालना है। तो जो यूरेथ्रा से बाहर निकालते हैं वो बेसिकली कैसे निकलता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, बल्बो स्पॉन्जियोसिस मसल का। और सीमेन जो रहता है इजेक्ट आउट हो जाता है। और ये अंडर किसके होता है, पुडेंडल नर्व के अंदर। अब बात करें ऑर्गेजम का, तो ऑर्गेजम में हमने डिस्कस किया था 2 न्यूक्लियस होते हैं, कौन कौन से, एमपीओए और पीवीएन। तो एमपीओए और पीवीएन जो है हमने ऊपर देखा था यहाँ पे। एमपीओ है जो मीडियल प्री ऑप्टिक एरिया है, और पीवीएन जो रहता है पैरा वेंटिकुलर न्यूक्लियस। तो मीडियल प्री ऑप्टिक एरिया क्या सिक्रेट करता है, डोपामिन, इसके अंडर इन्फ्लुएंस रहता है पैरा वेंटिकुलर ऑक्सीटोसिन। तो इन दोनों का जो रहता है आपस में किसके साथ एसोसिएशन है, कॉर्टिकल लिम्बिक। तो जब भी रहता है कॉर्टिकल लिम्बिक रहता है, दिमाग और हाथ दोनों का साथ में एसोसिएशन रहेगा तभी ऑर्गेजम मिलता है। फिर उसके बाद अब बात करें रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो एक बार जब हम सेक्स कर लेते हैं तो उसके बाद काफी देर तक करने का मन नहीं करता है। उसका रीजन क्या होता है, जो रहता है सेरोटोनिन बढ़ जाता है और प्रोलैक्टिन। तो सेरोटोनिन और प्रोलैक्टिन जब बढ़ जाते हैं तो बीच में जो गैप हम लेते हैं वो बेसिकली इन दोनों की वजह से रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। और ये रिफ्रैक्टिव पीरियड विद टाइम बढ़ता रहता है। तो अगर हम एज रिलेटेड कुछ चेंजेस की बात करें तो एज के साथ हर 40 साल के बाद 1 से 2% टेस्टोस्टेरोन कम होता रहता है। और एन नॉस और ई नॉस की एक्टिविटी कम हो जाती है जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाता है। और कैवर्नोसा में फाइब्रोसिस बढ़ जाती है जिसकी वजह से कंप्लायंस कम हो जाता है। फिर जो रात को इरेक्शन होता है वो भी कम हो जाता है और रिजिडिटी कम हो जाती है। और वीनो ऑक्लूसिव डिसफंक्शन होता है। तो उम्र के साथ ये सब चीजें सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है, सेक्स करने का मन नहीं करता है, इरेक्शन नहीं होता है, और टेस्टोस्टेरोन भी कम हो रहा है। जो कैवर्नोसा है उसमें फाइब्रोसिस हो रही है और नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज भी कम हो गया है। सारी प्रॉब्लम एक साथ आ जाती है।